हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं जीके की क्लास में। आपके सामने मैं प्रस्तुत हो चुका हूं जीके की वीडियो लेकर के। चलिए पढ़ते हैं, नस्ते नाबूद करेंगे परीक्षाओं को। आने वाली परीक्षाएं बहुत सारी हैं, उसमें से हम अपने इस प्रश्नों को हल करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे कि कैसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। आप लगे रहो भाई साहब, मैं तो लगा हूँ, आप भी लगे रहो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों से कि कैसे हमको इसमें सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने उपस्थित होंगे, तो आपको अगर जानकारी है तो आप खुद से याद कर लीजिएगा, बाकी नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, आपको याद होना ही है, याद करना ही है। आप पढ़ोगे कैसे? नहीं, मैं कान पकड़ के पढ़ाऊँगा, कान पकड़ूँगा भाई साहब, बिना कान पकड़े कोई उपाय नहीं है। मैं पकड़ूँगा तो याद रखो, वो मैं कान पकड़ लूँगा, ऐसे कान पकड़ूँगा और चांद दिखाऊँगा अगर याद नहीं हुआ तो। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय राजा ने धम्म महामतों को नियुक्त किया था? प्रश्न है आपका, किस प्राचीन भारतीय राजा ने धम्म महामतों को क्या किया था? नियुक्त किया था। किसने किया था? ये भाई साहब अशोक जी थे। किसने? अशोक भाई साहब ने इसको स्टार्ट किया था। प्राचीन भारतीय राजा अशोक ने धम्म महामतों की नियुक्ति की थी। जो धम्म महामत होते थे, ये अशोक द्वारा धर्म के संदेश फैलाने के लिए नियुक्त किए गए विशेष अधिकारी होते थे। कौन होते थे? विशेष अधिकारी होते थे। और जो धम्म महामत होते थे, उनको विभिन्न धर्मों के लोगों के कल्याण की देखभाल करने और पशु जीवन की जो पवित्रता है, उनके नियमों को लागू करने की आवश्यकता के लिए उनको ये धम्म महामत नियुक्त किया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा धम्म महामतों की नियुक्ति की गई थी। ये आप याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ की स्थापना की? किसकी? एक स्तंभ की स्थापना की विष्णु के सम्मान में। तो किसने? हेलियोडोरोस ने। किसने? हेलियोडोरोस ने यह स्थापना की थी। यूनानी राजदूत था हेलियोडोरोस। कौन था? हेलियोडोरोस एक यूनानी राजदूत था जो विदिशा में विष्णु के सम्मान में, यानी वासुदेव जी के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया। और उन्हें तक्षशिला के जो यूनानी राजा थे अलालकिदास, कौन थे? अलालकिदास द्वारा शुंग राजा भागभद्र के दरबार में भेजा गया था वो मूर्ति। तो आप याद रखिएगा कि किस ग्रीक राजदूत के सम्मान में एक विष्णु का जो स्तंभ है उसकी स्थापना की गई थी। तो कौन था ग्रीक राजदूत? हेलियोडोरोस। कौन सा था? हेलियोडोरोस भाई साहब थे उसमें। हमारा अगला सवाल है वो है कि समुद्रगुप्त के समय में कांची का शासक कौन था? समुद्रगुप्त के समय में कांची का शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय में कांची का शासक तो विष्णुगोपा था। कौन था? विष्णुगोप जी थे। कौन थे? विष्णुगोप थे उस समय कांची के शासक। जब समुद्रगुप्त के समय कांची का शासक कौन था? विष्णुगोप था। अगर आपसे पूछ दे कि इसका उल्लेख, समुद्रगुप्त का जो उल्लेख है वो किस स्तंभ में मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा इलाहाबाद स्तंभ लेख में। किसमें? इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त का आपका उल्लेख मिलेगा। और समुद्रगुप्त के समय अगर पूछ दे कि कांची का शासक कौन था, तो वो था विष्णुगोप। अगला सवाल है हमारा, अगला है कि गौतम बुद्ध के संदर्भ में कंठक कौन थे? गौतम बुद्ध के संदर्भ में, यानी गौतम बुद्ध के समय में कंठक कौन थे? कंठक कौन थे? बताइए, कंठक कौन थे? तो कंठक थे, उनको बोला जाता था घोड़ा। क्या बोला जाता था? घोड़ा। मतलब गौतम बुद्ध के संदर्भ में कंठक कौन थे? तो घोड़ा थे। यानी कंठक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। कंठक याद रहेगा आप सभी को, गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था कंठक, याद रखेंगे। हमारा अगला सवाल है वो है कि कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतिनिधित्व करता है? यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण का, यानी गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है,
गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। तो हमने भी यहाँ क्वेश्चन दिया है कि कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो है बोधि वृक्ष। कौन है? बोधि वृक्ष। इसका आंसर है, सही आंसर है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है। और दूसरी ओर जो स्तूप है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर घोड़ा मान लीजिए तो बुद्ध के जीवन का त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ये तीनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तीनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है। कौन सा जो बौद्ध ग्रंथ है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है, वो है सुट्टा पिटक। कौन? सुत्त पिटक जो है वो बौद्ध धर्म के शिक्षाओं से संबंधित है, सुत्त पिटक। ये सुत्त पिटक जो है मतलब यह सूत्रों की टोकरी, सुत्त पिटक में सूत्रों की टोकरी। जो सुत्त पिटक है इसमें धम्म के बारे में गौतम बुद्ध की शिक्षा का सार है और उसमें 10,000 से अधिक सूत्र हैं, बुद्ध हैं या जो उनके करीबी हैं उनके शिष्यों को जिम्मेदार ठहराते हैं। और यह त्रिपिटक के 3 खंडों में से दूसरा है जो सबसे पुराना बौद्ध ग्रंथ है। और सुत्त पिटक सूत्रों के 5 निकायों से बना हुआ है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक रामपाल ने की थी। सबसे पहला क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे कि रामपाल किस वंश के शासक थे, तो पाल वंश के शासक थे। कौन से वंश के? पाल वंश के शासक थे। तो कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की थी, तो वो था जगदल। कौन था? जगदल विश्वविद्यालय, उनकी स्थापना रामपाल ने की थी। और जगदल बंगाल में स्थित है। अगर पूछ दे आपसे कहाँ स्थित है, तो बंगाल में स्थित है जगदल। और इसकी स्थापना किसने की थी पूछ दे, तो पाल शासक रामपाल ने की थी जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजा, निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजा सबसे पहले मालदीव पर कब्जा करने वाला था। मालदीव पर सबसे पहले कब्जा करने वाला जो चोल राजा था वो कौन था? वो था राजराज प्रथम। पूछ दे आपसे कि मालदीव पर कब्जा करने वाला जो सबसे पहला राजा था वो कौन था? राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम जो था ये चोल वंश का राजा था। कौन सा? चोल वंश का राजा था। राजराज प्रथम ने ही चोल साम्राज्य में दक्षिण भारत के राज्यों को जीत करके एक साम्राज्य में चोल साम्राज्य के विकास की नींव रखी। और चोल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण श्रीलंका और उत्तर पूर्व में कलिंग तक हुआ, यानी कि उड़ीसा तक हुआ। और उसने श्रीलंका, मालदीव, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप के अन्य स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली थी। किसने? राजराज प्रथम ने। और समुद्र के पुराने द्वीपों की संख्या 12,000 की नौसैनिक विजय और मालदीव ने राज की विजय में से एक को चिन्हित किया था। और राजराज प्रथम ने समुद्र को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक मजबूत नौसेना का निर्माण भी किया था। तो मालदीव पर कब्जा करने वाला जो चोल वंश का जो राजा था वो कौन था? राजराज प्रथम। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी किस वंश के थे। महावीर स्वामी किस वंश के थे? आपको नहीं पता है? महावीर स्वामी कितना अच्छा है, उसमें आप लुसेंट जब पढ़िएगा तो लुसेंट में भी दिया हुआ है कि वो ज्ञात्रिक कुल के थे। कौन? ज्ञात्रिक कुल के। तो हम लोग ज्ञात्रिक कुल के बोल सकते हैं, यांत्रिक कुल के बोल सकते हैं। तो वो कौन से कुल के थे? यांत्रिक कुल के, ज्ञात्रिक कुल के थे वो। तो महावीर स्वामी किस वंश के थे? तो ये तो ज्ञात्रिक कुल के थे, यांत्रिक कुल के। तो यांत्रिक जो है वर्धमान महावीर साहब एक कुलीन परिवार और क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, कौन से? क्षत्रिय वंश के थे जो यांत्रिक कुल के थे, जिन्हें नया या जंत्री कहा जाता था। उन्हीं को नया या जंत्री कहा जाता था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था पूछ ले, तो आधुनिक पटना के पास कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ था। और उनके जो पिता थे इस क्षेत्र के राजा थे। और उनकी जो माँ थी त्रिशला, वो वैशाली की एक प्रसिद्ध लिच्छवी राजकुमार जो चेतक थी उनकी बहन थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तो जीवक चिंतामणि के लेखक है तिरुत्तकर देव। कौन है? तिरुत्तकर देव जी। जो महाकाव्य है ये तमिल कविता जो है जीवक चिंतामणि। सवाल आपसे पूछ दे कि जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है, तो जीवक चिंतामणि के लेखक हैं
तिरुत्तकर देव कौन है? जीवक चिंतामणि के लेखक है। इतनी बातों को आप ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जैन संतों द्वारा लिखा गया है जीवक चिंतामणि। ये एक धार्मिक महाकाव्य है, ये भी याद रखिएगा। और इस महाकाव्य को संगम साहित्य के शास्त्रीय महाकाव्यों में से एक माना जाता है। और ये भी आप याद रखिएगा कि जीवक चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तिरुत्तकर देव जी जीवक चिंतामणि के लेखक हैं। तो ये सारे 10 प्रश्न अभी आपके सामने उपस्थित हुए, सभी को मैंने बताया, सभी का मैंने वर्णन किया। तो आप सभी इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बाय।